यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल के देवांशी कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। और देवांशी कार्यक्रम में आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं महिलाओं के विकास के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। दर्शकों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि भारत की जो संस्कृति है वो बहुत समृद्ध है और भारत विकासशील देश है और इसको विकसित बनाने में जो है वो महिलाओं का बहुत ज़्यादा सहयोग है। आज हर क्षेत्र में हमें एक महिला पुरुष के मुकाबले में कंधे से कंधे मिलाती हुई नज़र आती है और हर क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करती हुई नज़र आती है। और इसके लिए जो है भारत सरकार या फिर हिमाचल सरकार बहुत सारी योजनाएं हैं जो उन्हें और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए चलाती रहती है। समय समय पर उनका सहयोग देने के लिए ये योजनाएं चलाई जाती है। तो इन्हीं के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है ममता पॉल जी, जो कि ज़िला कार्यक्रम अधिकारी है महिला एवं बाल विकास विभाग शिमला, हिमाचल प्रदेश से। तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में मैम। धन्यवाद जी। तो ममता जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि जैसे कि हमने शुरू में बात की कि महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जो हिमाचल में चलाई जा रही है और उन्हें हम कल्याणकारी योजनाओं के बारे के रूप में भी जानते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो खास तौर पर हिमाचल में चलाई जा रही है? जी अंजना जी, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि जैसे हमारा विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग, इसमें ज़्यादातर जो कार्यक्रम, ज़्यादातर जो योजनाएं हैं वो या तो बाल विकास पर आधारित हैं या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों के संरक्षण के लिए, महिलाओं के संरक्षण के लिए विभिन्न अधिनियमों का, कानूनों का जो क्रियान्वयन है वो भी विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि योजनाएं दो प्रकार से हम क्रियान्वित कर रहे हैं। एक तो हैं जो भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं और दूसरी राज्य सरकार की योजनाएं। जी। तो यही इससे पहले कि हम और योजनाओं के बारे में जानें, आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन जो योजनाओं का है वो क्या उद्देश्य रहा और समय समय पर क्या ज़रूरत पड़ी कि नई नई योजनाएं जो है वो भारत सरकार या फिर हिमाचल सरकार की तरफ से आती रहती है? जैसे आपने कहा कि कल्याणकारी योजनाएं और आपने ये भी कहा कि महिलाएं जो है वो एक अभिन्न अंग है हमारे समाज का और आज वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लेकिन एक समय था जब महिलाएं जो हैं इतनी सशक्त नहीं थी, तो उनको संबल बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में उनका एक योगदान लेने के लिए जो है विभिन्न कार्यक्रमों की समय समय पर आवश्यकता रहती है। तो समय समय पर सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं ये महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही है। तो आगे ममता जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो हिमाचल की ही होना ज़रूरी है ताकि वो सभी जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठा सके, या फिर सभी महिलाएं इनका लाभ कहीं पर भी ले सकती हैं? देखिए, अलग अलग योजनाओं में जो पात्रता है वो अलग अलग है, लेकिन ज़्यादातर जो राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें महिलाओं का हिमाचली होना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 3 बड़े मिशन मैं कहूँगी जो कि 15th फाइनेंस कमीशन के टाइम में चल रहे हैं। पहला तो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। सक्षम आंगनवाड़ी में अपग्रेडेशन करना है आंगनवाड़ी सेंटर्स का। जो हमारे एग्जिस्टिंग आंगनवाड़ी सेंटर्स है उसमें वो सब सुविधाएं देना ज़रूरी हैं जो बच्चों के विकास के लिए आवश्यक हैं। और साथ में पोषण 2.0, 15th फाइनेंस कमीशन में इसका नाम 2.0 दिया गया है। अदरवाइज 2018 में पोषण अभियान के रूप में हम सब जानते हैं कि इसे जो है शुरुआत की गई माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इसका जो एक उद्देश्य है मैं ये कहूँगी कि जैसे बच्चे हैं उनमें जो अच्छे से खान पान नहीं उन्हें मिल पाता है, जो फूड के टर्म्स में उनको कैलोरीज, प्रोटीन मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिल पाता है तो उनमें कुपोषण हो जाता है। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर हम बात करें तो विश्व के
1/3 बच्चे कुपोषित बच्चे वो भारत में है जी। और भारत में बच्चों की जितनी जनसंख्या है उनमें से हर तीसरा कुपोषित बच्चा है जी। तो कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए भी पोषण 2.0 के माध्यम से इंटरवेंशन किया जा रहा है। साथ ही साथ गर्भवती माताएं और धात्री माताएं जिनको कि अपनी गर्भावस्था के दौरान और अपने दूध पिलाना लैक्टेशन के दौरान जो है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो भी विभाग के माध्यम से पोषण 2.0 के माध्यम से उन्हें दिया जा रहा है। जी। और एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि हर महिला तक ये सारी योजनाओं के बारे में जानकारी पहुँचे, इसके लिए क्या क्या अभियान चलाए जाते हैं, किस तरह के कार्यक्रम रहते हैं और कैसे कैसे उन्हें जागरूक किया जाता है? देखिए, हमारा जो विभाग है इसका ग्राउंड लेवल पे जो फील्ड फंक्शनरी है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं विलेजेस में छोटे छोटे एरियाज 300 की आबादी पे एक आंगनवाड़ी सेंटर है। तो हमारे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसकी जो पहुंच है, रीच है, वो लगभग हर घर तक है अपने एरिया में। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि गृह भ्रमण के द्वारा छोटे छोटे समूहों में उनको आंगनवाड़ी केंद्र में बुला करके या फिर हमारे प्रोजेक्ट लेवल पे खंड स्तर पर, ज़िला स्तर पर बड़े कार्यक्रम करके, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करके उन तक अपनी जो स्कीम्स है उनकी जानकारी हम पहुंचा सकें। जी। तो जब हम हिमाचल की बात करते हैं ख़ास तौर पर, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर महिलाओं की स्थिति कैसी है और किस तरह से वो इन योजनाओं का लाभ ले रही है हिमाचल की महिलाओं की, ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं? अगर हम हिमाचल को राष्ट्र के दूसरे राज्यों से कंपेयर करते हैं तो स्थिति बहुत अच्छी है। जी। महिलाएं जो हैं यहाँ पे सक्षम हैं, महिलाएं जो हैं यहाँ पे समझ रखती हैं और उनकी पहुँच है सरकारी सेवाओं का लाभ लेने तक। जी। तो मुझे लगता है महिलाएं जो हैं यहाँ पे हिमाचल में दूसरे राज्यों की अपेक्षा जो हैं वो संबल हैं, सशक्त हैं। जी। तो और हम जानकारी आपसे लेना चाहते हैं, जैसे क्योंकि एक ज़रूरी है कि अगर महिलाएं सशक्त कितनी भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उससे जो हिंसा का या प्रताड़ना का अगर कुछ ऐसा कुछ सामने उसकी नज़र आता है, तो क्या उनके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर या फिर ऐसी फैसिलिटीज़ है सरकार की तरफ से? उन योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि एक ये सोच है जो जिसे हम बदलना चाहते हैं और कानून या फिर इसके दायरे में रहकर अगर ये सारी सोच बदली जा सके तो उसके बारे में क्या उन्हें अवेयर करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर है और क्या सुविधाएँ हैं? बिल्कुल अंजना जी, आपने सही कहा। हेल्पलाइन पे आने से पहले मैं मिशन शक्ति की बात करना चाहूँगी। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मिशन शक्ति का जो मुख्य उद्देश्य है वो महिलाओं को समर्थ बनाना, उन्हें सक्षम बनाना, उन्हें संबल बनाना है। और हम ये भी कहते हैं कि नारी सम्मान के लिए, नारी स्वावलंबन के लिए ना, और नारियों को सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति जो है वो लाया गया है। और मिशन शक्ति में 2 मेजर कंपोनेंट्स है, एक संबल है और दूसरा सामर्थ्य। जिसे संबल नाम से ही पता चलता है कि उन्हें बल देना है, उन्हें शक्ति देनी है। अगर वो किसी भी तरह की हिंसा से प्रभावित हैं, अगर किसी भी तरह से वो समाज में पीछे छूट रही हैं, पीछे रह रही हैं, तो उन्हें स्कीम्स के माध्यम से कवर करना है। तो संबल के अंदर जो हमारी मुख्य स्कीम्स हैं, एक 1 स्टॉप सेंटर आता है जिसे सखी 1 स्टॉप सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो हमारे हर ज़िला में एक सखी 1 स्टॉप सेंटर है। यहाँ पे हिंसा से प्रभावित कोई भी महिला अगर कोई हिंसा से प्रभावित है तो उसे यहाँ पे टेम्परेरी जो है वो आश्रय दिया जाता है 5 दिनों तक। और जो भी सेवाएं उस वक्त उसको ज़रूरत है, चाहे वो चिकित्सा संबंधी सेवाएं हैं, चाहे कानूनी सेवाएं हैं, चाहे पुलिस में उनको FIR करवाना है, तो इस तरह की सपोर्ट सर्विसेज जो हैं वो सखी 1 स्टॉप सेंटर के माध्यम से उनको दी जाती है। आपने हेल्पलाइन की बात की थी कि कैसे पहुंचा जाए सखी 1 स्टॉप सेंटर। वैसे तो सखी 1 स्टॉप सेंटर के हर ज़िला में जो भी नंबर हैं, क्योंकि ये 24/7 सर्विस है तो हर जगह वो डिस्प्लेड हैं, लेकिन साथ ही साथ महिला हेल्पलाइन हिमाचल में 181 के नाम से जो है वो चल रही है। कोई भी महिला अपने आप को अगर किसी ऐसी अवस्था में पाती है जहाँ पे उसे सुरक्षा की ज़रूरत है, जहाँ पे उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसे बस 181 डायल करना है। और 181 जब डायल होता है
तो जिस भी तरह की उसको आवश्यकता है सपोर्ट की, वो सपोर्ट उस तक पहुंच जाती है। तो जैसे आपने सखी हेल्प सेंटर की बात की है और हेल्पलाइन नंबर की बात की 181 जो आपने कही, तो जैसे ही आपकी कॉल्स आती है कितने समय में उसकी स्थिति का जायज़ा लिया जाता है, कितने समय में प्रभावी की जाती है वो कॉल्स, और उनकी जो कंप्लेंट्स होती है उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। राइट, क्योंकि ये जो कॉल्स हैं ये पुलिस कंट्रोल रूम में जाती हैं जी, और वहाँ से ये डाइवर्ट होती हैं एज़ पर द एक्शन जो हमने लेना है कि महिला को किस तरह की सहायता की ज़रूरत है जी, तो जल्द से जल्द, जैसे अगर उसको वन स्टॉप सेंटर तक पहुंचना है तो ये कॉल वन स्टॉप सेंटर तक पहुंच जाती है। अदरवाइज जैसे उसको पुलिस की सहायता है या मेडिकल एड की ज़रूरत है, तो जिस भी तरह की सुविधा की उसको ज़रूरत है, इमीडिएटली जो रिस्पांस है वो उन्हें मिलता है। जी, तो संबल की बात आपने की, अभी तक हमारी जो ये सुविधाएं थी वो संबल के अंडर आती है। मिशन शक्ति के और प्रोग्राम्स के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। हाँ ज़रूर, संबल में एक और भी टैगलाइन भी है, जैसे हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये योजना भी संबल कंपोनेंट के ही अंदर आती है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो शुरुआत हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि देश में जो जन्म के समय लिंगानुपात है, जिसे हम सेक्स रेशियो एट बर्थ भी कहते हैं, वो काफ़ी कम हो रहा था। जी, तो इसलिए कि जो बच्चियां हैं उनको भ्रूण में ही ना मारा जाए, लिंग का चयन ना हो, और साथ ही साथ जो महिला है या बच्चियां हैं उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, और साथ ही साथ ड्रॉप आउट जो है स्कूल के उसमें कमी लाई जाए। तो इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो चलाई जा रही है। और इस योजना के अंदर जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों तक पहुंच करके बेटियों के बारे में जो समाज में एक नकारात्मक एक मानसिकता है उसको बदलना है। तो इसके लिए अगर मैं अपने ज़िला की बात करूं तो हम यहाँ पर बेटियों के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। किसी घर में बेटी पैदा होती है तो हम उनके घर में जाकर उनको बधाई संदेश देते हैं, साथ ही साथ छोटे गिफ्ट्स भी देते हैं। बेटियों के नाम पे पौधे लगाए जा रहे हैं, एक बूटा बेटी के नाम, इस तरह से हम इसे कहते हैं। सेल्फी विद डॉटर चला रहे हैं। साथ ही साथ एक नया जो इनिशिएटिव है हमारा, दैट इज़ म्हारी छोटी म्हारी शान करके, कि जो हमारी बेटी है, हमें गर्व है कि हमारे घर में एक बिटिया है। और ये खास तौर पर हिमाचल को लिए रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, ये हिमाचल टैगलाइन म्हारी छोटी म्हारी शान करके किया है। और पेरेंट्स इसमें बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, और हैशटैग म्हारी छोटी म्हारी शान जो है उसके काफ़ी जो फॉलोअर्स हैं, व्यूअरशिप जो है उसकी बढ़ने लगी है। जी, बहुत अच्छी जानकारी है। और बचपन से लेकर मतलब महिलाओं को हर वो फैसिलिटी दी जाती है वो जो उसके कल्याण से जुड़ी है और उसको स्वावलंबी बनाती है या फिर उसे सशक्त बनाती है। जी, आपने सामर्थ्य की बात की। सामर्थ्य में समर्थ बनाना है महिलाओं को। तो जैसे कामकाजी महिलाएं हैं, अगर वो अपने घर से दूर कामकाज के लिए आई हैं तो उनको रहने की सुविधा जो है वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स उनके लिए बनाए गए हैं स्कीम के अंडर। साथ ही अगर बच्चे छोटे हैं कामकाजी महिलाओं के, तो अपने बच्चों को उन्होंने कहाँ रखना है उसके लिए पालना या क्रैश सेंटर्स हम कहते हैं वो भी बनाए गए हैं। साथ ही साथ में जो गर्भवती माताएं हैं, जो धात्री माताएं हैं, उनको अपनी गर्भावस्था के दौरान प्रॉपर वो रेस्ट ले सकें और गर्भावस्था में वो लेट तक काम ना करें। इसलिए जो है प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना भी चल रही है, जिसमें पहले बच्चे पर महिलाओं को 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। अगर दूसरा बच्चा गर्ल चाइल्ड है तो अब ये नया एडिशन किया गया है, इसमें 6,000 रुपये की राशि जो है दूसरे बच्चे पे मिलती है, प्रोवाइडेड जो बेबी है वो एक गर्ल चाइल्ड हो। तो हम हर तरीके से कह सकते हैं कि ये सामर्थ्य से जुड़ी जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं समर्थ महिला को बनाती है। लेकिन आपसे एक, जैसे आपने कामकाजी महिलाओं के लिए खास बात की कि उन्हें बहुत सारी सुविधाएं जो है वो दी जाती है, रहने की सुविधा है, चाहे बच्चे रखने की सुविधा है, इसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या इसका क्राइटेरिया रहता है, कौन महिलाएं इससे जुड़ सकती है, लाभ ले सकती है, क्या क्या जो फैसिलिटीज़ और प्रायोरिटीज़ रहती है। राइट, पहले हम ये देखते हैं कि जो महिला है वो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसमें से अगर हैं, उनकी इनकम जो है वो कम है जी, ये सारा क्राइटेरिया रहता है। और दूसरा ये भी कि भाई उनके पास वो अपने घर से काफ़ी दूर रह रही हैं और उनके पास रहने की जगह नहीं है जी, तो इसके लिए वो हमें आवेदन करते हैं।
NGO के माध्यम से हमारे वर्किंग वीमेन हॉस्टल्स जो हैं अभी चलाए जा रहे हैं जी। तो वहाँ पे जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से उनको बड़े ही रियायती दरों पर जो है वहाँ पे रहने की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। जी, ये बहुत अच्छी जानकारी है। अगर कोई भी महिला इस तरह की जानकारी या फिर इस तरह का लाभ कोई लेना चाहता है तो जैसे कि मैम ने 181 हेल्पलाइन नंबर भी दिया है तो उनसे भी जानकारी ले सकते हैं और समय समय पर जागरूकता अभियान भी इनके चलाए जाते हैं। तो मैम एक आपसे और जानना चाहते हैं, जैसे कि हिंदू रीमैरिज एक्ट की जब हम बात करते हैं, विडो रीमैरिज एक्ट की, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि ये भी एक नया कानून बना है और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या सुविधाएं दी जाती है? जी देखिए, अगर एक महिला जो है वो विडो हो जाती है तो उसका अधिकार है कि उसका जो है पुनर्वास हो, वो फिर से अपने जीवन में अपने हिसाब से जी सके। तो इसके लिए हमारी प्रदेश सरकार ने विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह योजना लेकर के आई है। इसमें जो कपल है जिससे महिला की शादी होती है उन दोनों को 65,000 रुपये की राशि वर्तमान में जो है वो दी जाती है और FD के रूप में उसमें से कुछ अमाउंट रखा जाता है, बाकी उनको दे दिया जाता है। लेकिन अभी 15 अगस्त को आपने भी सुना होगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। तो मुझे लगता है कि हमें समाज में जो विडो है उनकी रीमैरिज के लिए जो है वो आगे आना चाहिए और हम सबको जो है विडोज़ को सपोर्ट करना चाहिए रीमैरिज के लिए। आपसे एक और ये बात पूछना चाहते हैं, जैसे समय समय पर ये योजनाओं को चेंज भी किया जाता है, फैसिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ाई जाती है, तो आपको क्या लगता है कि इन जो फैसिलिटीज़ का, इन योजनाओं का जो है वो कितना असर महिलाओं पर पड़ता है, कितने ये लाभदायक होती है महिलाओं के लिए? निस्संदेह, क्योंकि जो योजनाएं हैं उसमें जैसे हमारी मान लीजिए कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना विडो महिलाओं को अपनी बेटियों की शादी कराने के लिए है, या ऐसी महिलाएं जो डेस्टिट्यूट हैं, उनके जो पति हैं वो बेड रिडन है, इनकैपेसिटेटेड हैं या लापता हैं और उनकी जो इनकम है वो 50,000 रुपये सालाना से भी कम है। तो ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक महिला के लिए अपनी बेटी की शादी कराना जो है आज के समय में मुश्किल रहता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लेकर के आए हैं और उसमें 51,000 रुपये जो है वो बेटी को विवाह अनुदान के रूप में जो है वो दिया जाता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि फ़र्क तो पड़ता है। जो सरकारी योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जब तक वो एक जो पात्र लाभार्थी है उस तक पहुंचती है तो पात्र लाभार्थी जो है उसके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव तो ज़रूर आता है। बिल्कुल, जैसे आपने अभी कुछ योजनाओं के बारे में बात की तो हमें ये लगा कि एक योजना का नाम सिर्फ नाम नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो उससे जुड़ी है। जैसे कि हमने बात की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें सिर्फ बचाने और पढ़ाने तक की ही सुविधा नहीं बल्कि बहुत सारी इसमें फैसिलिटीज़ है, तो उनके बारे में भी जानना चाहते हैं। ज़रूर मैम, मैं कुछ और स्कीम्स के बारे में भी बताऊंगी क्योंकि सारी की सारी स्कीम्स जो हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इनका लाभ जो है वो बच्चियों के लिए, महिलाओं के ऊपर फोकस्ड है। जैसे शगुन योजना है, अब हमने जो विडो लेडी है उनको तो बेटी की शादी के लिए अनुदान में दे दिया, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो रह रहे हैं, फादर अलाइव है लेकिन फिर भी गरीबी की हालत में जो है वो रह रहे हैं। तो इसके लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना है, तो 31,000 रुपये का जो है वो शगुन दिया जाता है बिटिया को उसकी शादी के समय पे। और साथ ही साथ BPL परिवार में जब एक बेटी पैदा होती है तो जन्म के समय ही उस बेटी के नाम जो है FD कर दी जाती है 21,000 रुपये की, और जब वो बिटिया 18 साल की होती है तब तक वो हमारे जो बाल विकास परियोजना अधिकारी रहते हैं खंड स्तर पर, उनके नाम पे सावधि के रूप में जमा रहती है। और 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद चाहे उसका उपयोग अपनी स्टडीज़ के लिए करना है बिटिया के द्वारा, चाहे अपनी शादी के लिए करना है, तो वो एक पैसा जो है, एक हेल्प जो है, एक सपोर्ट जो है उस बच्ची को उस समय मिल जाता है। जी, एक और स्कीम जो कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, मातृ वंदना योजना, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं, उसमें क्या क्या सुविधाएं रहती है और कौन सी महिलाएं हैं जो है उसके उपयोग कर सकती है? हाँ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। पहले तो ये देखना होता है कि जो महिला सरकारी नौकरी में नहीं है
साथ ही साथ इनकम जो है एनुअल उसकी 8 लाख रुपए से कम हो, परिवार की इनकम। यदि महिला एससी है उसे भी ये लाभ मिलेगा, यदि महिला एसटी है तो भी उसे ये लाभ मिलेगा, बीपीएल महिला को भी लाभ मिलेगा, मनरेगा में जो एनरोल्ड हैं उन्हें भी ये लाभ मिलेगा। तो 8-9 क्राइटेरियाज इस तरह के हैं। उनके पास किसान कार्ड है तो वो भी उन्हें मिलेगा, श्रम कार्ड है, ई श्रम कार्ड है तो उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन उसमें कुछ एक कंडीशंस रखी गई हैं और वो कंडीशंस ऐसी हैं कि जिन्हें गर्भावस्था के दौरान यदि पूरा नहीं किया गया उन शर्तों को तो बच्चे पे और माँ पे दोनों पे उसका असर जो है वो हो सकता है कि आपको अपनी प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन करना है। क्योंकि प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि उसकी गर्भावस्था के दौरान जो भी ज़रूरी इंटरवेंशंस, चाहे टीटी का टीका लगना है, चाहे उसको आईएफए की गोलियां खानी है, चाहे उसको कैल्शियम की गोलियां खानी है, वो खा सके। अगर उसका पंजीकरण हुआ होगा तो उसे ये सुविधाएं जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लेनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ जो है बच्चे के जन्म का वो पंजीकरण करे और जो बच्चे के लिए एक इम्यूनाइजेशन साइकिल होता है, जो ज़रूरी टीकाकरण होता है, उससे जब वो पूरा करती है, उसे अपने एमसीपी कार्ड पे दिखाती है कि ये चक्र मैंने पूरा कर लिया है, तभी उसे ये पैसे जो हैं वो दिए जाते हैं। तो इसकी जो पहले बच्चे पे जो दिया जाता है वो 5,000 रुपये की राशि है। अब फिर से इसको जो है कन्या भ्रूण हत्या या समाज की मानसिकता के साथ जोड़ दिया गया है। जब दूसरा बच्चा होता है, यदि वो एक गर्ल चाइल्ड है तो उसे जो है वो 6,000 रुपये फिर से दूसरी जो बेबी है उसके टाइम पे भी मिलता है। जी ममता जी, अब आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे समय समय पर इतनी योजनाएं तो महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, लेकिन जो सहयोग है वो महिलाओं का किस तरह से मिलता है और क्या विभाग की तरफ से उन्हें सक्षम, जैसे सपोर्ट करने के लिए विभागीय पुरस्कार या फिर ऐसी प्रतियोगिताएं, या फिर कोई महिला बहुत ज़्यादा इसमें आगे सक्षम हो रही है और महिलाओं को भी मोटिवेट कर रही है, तो ऐसे कुछ विभागीय पुरस्कार भी दिए जाते हैं? हाँ, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। सबसे पहले तो मैं 8 मार्च की बात करूँगी जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उन महिलाओं को सम्मानित किया जाता है जो कि अचीवर्स हैं, जिनकी एक लाइफ जो है वो दूसरों के लिए प्रेरणादायी है, जिन्होंने कुछ स्ट्रगल में से निकल करके अपने आप को जो है वो दुनिया के सामने साबित किया है। तो इस तरह की महिलाओं को जो है वो देखा जाता है और इन महिलाओं को पुरस्कार दिए जाते हैं। साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारा कार्यक्रम है, इसमें भी हम हर ज़िला में अपने अपने ज़िला के जो हमारे अचीवर्स हैं, चाहे वो विमेन अचीवर्स हैं, चाहे वो गर्ल अचीवर्स हैं, उनको भी दिया जाता है। साथ ही जो मेरिटोरियस गर्ल्स हैं, जिन्होंने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा किया है, 10वीं क्लास की बच्चियों को और जो 12वीं क्लास की बच्चियां हैं उनको हर साल जो हमारे 10 टॉपर रहते हैं उन्हें भी हम जो है ये हमारा बालिका शिशु दिवस रहता है, ये 24 जनवरी को, उस दिन उन्हें हम सम्मानित करते हैं। जी, तो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जैसे स्वरोजगार की तरफ भी क्या उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है? हाँ, बिल्कुल, स्वरोजगार की तरफ मोटिवेट किया जाता है और इसके लिए एक स्कीम भी जो है वो सरकार की है, जिसे महिला स्वरोजगार योजना के रूप में हम लेकर के आए हैं। स्कीम में छोटे छोटे काम करने के लिए, जैसे कई महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी आती हैं लेकिन वो अपने लिए मशीन खरीदने में सक्षम नहीं है, तो उनको 5,000 रुपीज़ जो हैं वो वन टाइम दिया जाता है, ताकि वो अपने लिए छोटे छोटे, अगर उन्होंने काम धंधे शुरू करने हैं, कोई ब्यूटी पार्लर का काम शुरू करना है और अपने लिए जो है कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, तो ये हेल्प जो है वो सरकार की तरफ से उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में जो है एक बड़ा कदम है। जी। तो हम ये देख रहे हैं कि बचपन से लेकर, पैदा होने से पहले से लेकर, इवन हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए एक फैसिलिटी है जो कि तमाम उम्र वो कहीं ना कहीं अकेला ना फील करे, इस तरह की योजनाएं हमेशा से रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे कि आपको मालूम है, भारत जो है सतत विकास लक्ष्य जो हमारे 2030 में पूरे करने हैं, और उसका जो गोल नंबर 5 है वो जेंडर इक्वालिटी है। और जेंडर इक्वालिटी तभी आएगी जब हम महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे, उन्हें सशक्त
बनाएंगे, उन्हें साथ लेकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी तो जैसे आप एक ऐसे विभाग के साथ जुड़े हैं जिसमें महिलाओं का विकास और बाल विकास हम कह सकते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है महिला होते हुए? आप महिलाओं के लिए ही इतनी अच्छी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जब आप किसी भी जॉब में है तो जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब हमें लगता है कि हमने किसी पात्र लाभार्थी तक पहुंच बनाई है और उसकी लाइफ में बदलाव लाने में हम सक्षम हो पाए हैं, तो हमारे चेहरों पे भी खुशी आती है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जो सुविधाएं, जो कल्याणकारी योजनाएं जिनके लिए है उन तक वो पहुँचे और महिलाओं को स्वावलंबी बनाएं और उन्हें सशक्त बनाने के लिए यूज़ हो, तो एक बहुत सेटिस्फेक्शन आती है। तो ममता पॉल जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देवांशी कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। तो देवांशी कार्यक्रम में ममता पॉल थी हमारे साथ, जो कि जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग शिमला हिमाचल प्रदेश से। तो देवांशी कार्यक्रम में आज बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।